लेक्चर 2। अब पहले लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का बेसिक्स देखा, ठीक है, डेफिनेशंस एंड ऑल। इस लेक्चर में थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे कैसे एक्ट होता है, किस पार्ट में, थोड़ा सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स समझेंगे। लीनियर मोशन की काइनेमेटिक्स तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, एक पूरा सेपरेट चैप्टर। तो सर्कुलर मोशन में किस टाइप से वो वेरिएबल्स चेंज होंगे ये देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या क्या वेरिएबल्स थे, राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। तो उन सारे वेरिएबल से जो आपके इक्वेशंस गवर्न होती हैं वो काइनेमेटिक्स में गवर्न होंगी सर्कुलर मोशन के। फिर एक थर्ड टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो याद करिए पहला लेक्चर मैंने बोला था कि सर्कुलर मोशन मतलब हर समय डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, और हर समय डायरेक्शन तभी चेंज होगी जब एक्सेलरेशन या एक कोई नेट फोर्स आपका वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका एक कंपोनेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो जब फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, राइट। तो कहने का मतलब है, अगर जैसे कि लीनियर मोशन हमारा होता था कि हमारी वेलोसिटी और हमारा एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब अलोंग द सेम लाइन होते थे, ठीक है, कोलिनियर। सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर आएगा, वही उसकी डायरेक्शन तुरंत तुरंत चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो राइट साइड वाली फिगर में देखिए, रेड कलर से वेलोसिटी वेक्टर दिखा है, वो टेंजेंशियल कुछ इस तरफ है, जिस कर्व पाथ पे ये चल रहा है ये रेड कलर से शो किया है। तो वेलोसिटी वेक्टर किसी भी मोमेंट पे उस पर टेंजेंट के अलोंग होता है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन आपका ए से मैंने शो किया है ये ब्लैक कलर से, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर से कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, ठीक है। अब ये थीटा, इसको थीटा लेट से कोई एंगल ये अल्फा है, ठीक है। इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक वेलोसिटी के अलोंग और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट आता है जिसको मैंने ये परपेंडिकुलर शो किया है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, जो कि सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो सिमिलर टू लीनियर मोशन आपकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ए पैरेलल इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्पीड, ठीक है। स्पीड आपकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में बढ़ाएगा घटाएगा। इसको या तो ए पैरेलल बोलते हैं या ए टी बोलते हैं। ए टी का मतलब ए टेंजेंशियल से है, ए टेंजेंशियल, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ रहा है उसको ए परपेंडिकुलर से डिनोट किया है, इसको कहा जाता है रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन। क्योंकि ये किसी कर्व्ड पाथ पे अलोंग द सेंटर लग रहा होता है, रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं इसे, इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज योर रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, जो अलोंग द नॉर्मल होगी। रेडियल डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल, टेंजेंशियल डायरेक्शन एज इट इज आप समझ सकते हो अलोंग द टेंजेंट होगी। तो ए परपेंडिकुलर आपका रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये चेंज करेगा डायरेक्शन। इसको या तो ए परपेंडिकुलर से डिनोट कर सकते हैं या ए आर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ए आर मतलब ए रेडियल। तो हमारे पास दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट आ गए, एक ए टी टेंजेंशियल वाला और एक ए आर रेडियल वाला, ठीक। अब ये देखा हमने कर्व पाथ था, तो कर्व पाथ पे जहाँ पे भी आपने वेलोसिटी निकाला एक्सेलरेशन निकाला, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक्सेलरेशन को, ठीक है। एक केस हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन को समझने का, जब पार्टिकल आपका एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन कर रहा है, एग्जैक्ट सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक विथ रेडियस आर, ठीक है। तो इस पे यूँ कुछ मोशन कर रहा है ऐसे, इसका रेडियस कैपिटल आर है जो मैंने यहाँ शो किया है, ठीक। किसी पॉइंट पे किसी टाइम पे ये थीटा एंगल पे है, ठीक है। एक्स एक्सिस मैंने ये ले ली है आई कैप, और वाई एक्सिस जे कैप से डिनोट की है ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है।
तो किसी मोमेंट पे जब ये थीटा बना रहा है किसी टाइम t पे, अगर इसका पोजीशन वेक्टर r लिखोगे आप, पोजीशन वेक्टर r, तो क्या लिख सकते हो आप? अगर ये वाली डिस्टेंस r है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी? r cos थीटा, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट किसी टाइम t पे जब ये थीटा एंगल बना रहा होगा x एक्सिस से, तो दैट विल बी r cos थीटा और r sin थीटा। अब अभी हमने पिछले बोला कि एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, एक रेडियल डायरेक्शन में होता है। तो बेसिकली हम लोग इस में भी यही करना चाहेंगे कि एक टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक रेडियल डायरेक्शन में इसको लेना चाहेंगे। ठीक है, एक सेकंड, कुछ माइक की प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, ठीक। तो देखो इस पॉइंट पे मैंने ये जो कंपोनेंट है इसको रेडियल ले लिया है। रेडियल डायरेक्शन मतलब सेंटर से नॉर्मली आउटवर्ड को रेडियल डायरेक्शन बोला है। इसका यूनिट वेक्टर इज ई आर कैप। ई आर कैप यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, बाहर की तरफ। ठीक है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है उसको ई टी बोला है। ई टी, इसको मैं बोलूँगा यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो अब मेरे दो यूनिट वेक्टर हो गए, एक ई आर कैप हो गया, एक ई टी कैप हो गया। ठीक है, ये मेरा ई आर कैप, ये मेरा ई टी कैप। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना पोजीशन वेक्टर इस ई आर और ई टी कैप के फॉर्म में लिखूं। ठीक है, ये हमारा एम है। इससे हम अपना एक्सेलरेशन, एक बार पोजीशन वेक्टर आ जाएगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेंगे, फिर उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये मेरा पोजीशन वेक्टर पहले हम लोग बेसिकली लिख लेते हैं। कैसे? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। अब जो हमने यूनिट वेक्टर लिखा है इनको भी आप आई और जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ई आर क्या है? ई आर बेसिकली आपका कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप है। ये वेक्टर वाला लेक्चर याद करिए कि कोई वेक्टर अगर थीटा डिग्री बना रहा होता है तो उसका अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आपका आता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड आप चेक कर सकते हैं, बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली ई टी कैप के अलॉन्ग अगर ई टी कैप को लिखना हो यूनिट वेक्टर को आई और जे के टर्म्स में, तो इसका एंगल कितना आया है? 90 माइनस थीटा। तो इसमें क्या करोगे आप? माइनस लगाओगे यहाँ पर, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। देखो माइनस आई के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट आएगा, तो माइनस कॉस 90 माइनस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 माइनस थीटा जे कैप। ठीक है, या आप नहीं करना चाहते माइनस प्लस तो आप पूरा ये वाला एंगल ले लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई टी कैप शुड बी इक्वल टू कॉस 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे कैप। ठीक है, ये वाला एंगल इसका 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये भी आपका माइनस साइन थीटा आई कैप आएगा प्लस कॉस थीटा जे कैप आ जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आप, आई एम श्योर आपको वेक्टर वाला लेक्चर पूरा अच्छे से याद होगा, कैसे यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं किसी भी डायरेक्शन में जिसका एंगल थीटा दिया हो। तो ये यही तरीका है। ठीक है, अब मेरे ई रेडियल और ई टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर्स रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ गए आई और जे के फॉर्म में। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? पोजीशन वेक्टर ले लिया किसी भी रैंडम थीटा पे, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये आपका बन जाएगा आर माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, प्लस अब इस बार कॉस थीटा को चेंज कर लो, कॉस थीटा डी आर बाई डी टी। ठीक है, आई कैप प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, प्लस साइन थीटा डी आर बाई डी टी का जे कैप।
तो ये मेरा बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, मेरा ओमेगा होगा, वो मैंने यहाँ राइट साइड में पहले ही लिख दिया है। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी मेरा हो जाएगा ओमेगा, और आगे इसका फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो ये अल्फा आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। अभी आप ये देखो डी थीटा बाई डी टी शुड बी इक्वल टू ओमेगा, तो जहाँ जहाँ डी थीटा बाई डी टी है उसको मैं ओमेगा लिख दूंगा और इसको एक पास ले लूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस, यहाँ से भी ले लो आप, दिस शुड बी आर ओमेगा, और यहाँ माइनस ले लेते हैं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हैंग हुआ है अभी। तो ये हो जाएगा मेरा आर प्लस कॉस थीटा जे कैप, आर ओमेगा कॉमन हो जाएगा। अब मैं ये वाले कंपोनेंट एक तरफ ले लेता हूँ, डी आर बाई डी टी वाले, प्लस डी आर बाई डी टी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप मेरा क्या है, ई टी कैप है। ठीक है, ई टी कैप, तो ये वाला जो टर्म आएगा इसको मैं ई टी कैप बोल दूंगा, तो इस वजह से वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा आर ओमेगा ई टी कैप। ठीक है, प्लस डी आर बाई डी टी जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में हमारा रेडियस कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो प्लस जीरो, इसका मतलब ये हो जाएगा आर ओमेगा ई टी कैप। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर बन गया आर ओमेगा ई टी कैप। और देखिए हम लोगों ने पहले ही बोला था कि वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल होता है, तो ई टी कैप से यही पता चल रहा है कि आर ओमेगा ई टी कैप, ठीक है, टेंजेंशियल है ये। क्वेश्चंस में आपको आर हो सकता है कांस्टेंट ना दे एग्जैक्ट सर्कुलर, तो आप ये वाला टर्म भी लिखेंगे, आर जिस टाइम के साथ जिस रेट से आर चेंज होगा तब आपका ये टर्म भी आ जाएगा, एक रेडियल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ रही होगी, पर अभी वो नहीं है, इसमें हमारा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी वेक्टर सिंपली आ जाएगा आर ओमेगा ई टी कैप। ठीक है, ये सिंपल सा बन गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वेलोसिटी वेक्टर का, आर ओमेगा, डायरेक्शन क्या होगी टेंजेंशियल। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिए आप लोग, ओमेगा इज इक्वल टू मॉड वी अपॉन आर। ठीक है, तो सिंपली इसको वी बाई आर भी लिख देते हैं। अब ए नेट हमें निकालना है, वेलोसिटी तो हमने निकाल ली, अब हमें ए नेट निकालना है। तो ए कैसे आता है, ए आता है डी वी बाई डी टी से, तो डी बाई डी टी कर लीजिए आप एक्सीलरेशन वेलोसिटी का, व्हाट इज वेलोसिटी, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसी को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या क्या टर्म्स आएंगे जरा लिख लेते हैं उन्हें भी। देखो d बाई डी टी, आर पहले हम लोग, आर कॉन्स्टेंट है तो अपना हम लोग आर बाहर ले लेते हैं, तो मेरा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी और ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस, इस बार ओमेगा कांस्टेंट और अंदर वाला डिफरेंशिएट, माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ठीक है, ये मेरा बन गया है। तो ए नेट मेरा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी को मैं अल्फा लिखूंगा। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो मेरा हो जाएगा आर टाइम्स अल्फा। देखो ये क्या है, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये मैंने ऊपर लिखा है, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे कैप इज ई टेंजेंशियल, तो आर अल्फा
ई टेंजेंशियल के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर प्लस ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी भी ओमेगा होगा, इस ओमेगा को मैं बाहर ले लूँगा तो बन जाएगा माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, आर अल्फा ई टी कैप प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये स्क्वायर ब्रैकेट खोल दिया है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब देखो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मेरा ई आर कैप है। ठीक है, तो ए नेट मेरा बन जाएगा आर अल्फा ई टेंजेंशियल का कैप प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई रेडियल का कैप। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है आर अल्फा और सेकंड टर्म है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसकी वैल्यू होती है आर अल्फा। ठीक है, और सेकंड टर्म है रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, क्योंकि ये ई आर कैप रेडियल डायरेक्शन में और ये माइनस लगा, इसका मतलब ये इनवर्ड है। ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू प्लस माइनस मत लिखिए, डायरेक्शन उससे सिग्निफाई हो रही है सिर्फ, और ये होगी रेडियली इनवर्ड, और इसी एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन। इसका एक दूसरा नाम है, आगे के लेक्चर में इसको समझाएंगे, एक सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। जो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा होता है रेडियली इनवर्ड, उसको बोला जाता है सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन। ठीक है, दिस एक्सीलरेशन एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एंड इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसा मैंने कहा था एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट चाहिए होता है एक्सेलरेशन का जो कि डायरेक्शन चेंज करेगा, तो ये वही एक्सेलरेशन है। तो ए परपेंडिकुलर बोलो या ए रेडियल बोलो या इसको ए सी मतलब सेंट्रीपीटल भी बोला जाता है, ओमेगा स्क्वायर आर और इसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ओमेगा को वी बाई आर से सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, एक बार आप फिर से खुद से डेरिवेट करके देख लेना, यही रिलेशन आएगा, बहुत इजी टू है। एक टेंजेंशियल होता है आर अल्फा और रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग समझ सकते हैं, जो हमने अभी देखा कि ओमेगा और आर के फॉर्म में हमारा वी होता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो आप डी वी बाई डी टी निकाल लीजिए, तो दैट शुड बी ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। ठीक है, फिर डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर कैप। ठीक है, यहाँ पर आर मेरा कोई पोजीशन वेक्टर है। ठीक, तो इसको आप चाहो तो स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हो, कंफ्यूजन अगर हो रहा है पिछले वाले से तो। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर, इसको हम लोग जानते हैं v लिख सकते हैं। तो पहला टर्म होगा ओमेगा क्रॉस b। ठीक है, ओमेगा क्रॉस b इसी को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। ठीक है,
यही है आपका ए परपेंडिकुलर या ए रेडियल या ए सी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इसको बोलेंगे ओमेगा क्रॉस वी। मैग्नीट्यूड आप चेक करना चाहते हो तो देख सकते हो, वी को मैं लिखूंगा ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। आर रेडियस हो जाएगा। अच्छा, डी ओमेगा बाई डी टी आप जानते हो अल्फा वेक्टर होता है, तो सेकंड टर्म आ जाएगा अल्फा क्रॉस आर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ये, ठीक है। ये होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म में पूछेगा कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ओमेगा क्रॉस वी होगा। अगर आपसे पूछता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आर अल्फा आप ऐसे जनरली बोलते हो, पर वो होता है अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। यहाँ से आता है रिलेशन, ठीक है। आपको बेसिक एक इक्वेशन ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर, इसको आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म, तो ए हो जाएगा ओमेगा क्रॉस वी प्लस अल्फा क्रॉस आर। इसको हमने बोला सेंट्रीपिटल, इसको बोला हमने टेंजेंशियल, ठीक है। तो ए सी इज ओमेगा क्रॉस वी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है। वेक्टर फॉर्म जरूर याद रखिए इसका, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत अच्छे। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेगा तो आप सिंपली इसको ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा वी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो दिस इज द आंसर। कहाँ लगता है ये? रेडियली इनवर्ड, ठीक है। फिर ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है अल्फा क्रॉस आर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो मॉड ए टी अगर पूछ ले अगर आपसे, तो दैट शुड बी अल्फा आर इज इक्वल टू आर अल्फा, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो ये बेसिकली था कि पिछले रिलेशन अगर आपसे क्वेश्चंस में वेक्टर के फॉर्म्स में पूछ ले, ओमेगा वेक्टर के फॉर्म में दे दिया, वी वेक्टर के फॉर्म में दे दिया, और आपसे पूछा कि कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आप इजीली इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हो। या डायरेक्ट ये रिलेशन ही पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, वी क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस वी, डॉट प्रोडक्ट लगा देगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए बेसिकली, ये 2 रिलेशन, ठीक है। आर अल्फा, इसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि बहुत लोगों को आर अल्फा याद रहता है तो आर क्रॉस अल्फा ले लेते हैं, बट दिस इज आर क्रॉस अल्फा क्रॉस आर, और यहाँ पर वी क्रॉस ओमेगा नहीं है, ओमेगा क्रॉस वी है, ठीक है। अब 2 एक्सेलरेशन हमने पढ़े, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे 2 टाइप के सर्कुलर मोशन डिफाइन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। रेडियल एक्सेलरेशन दोनों में होगा माइंड यू, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन जरूरी है सर्कुलर मोशन होने के लिए, ठीक। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहला टॉपिक है, और इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपकी टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड तो आपकी टेंजेंशियल ही होगी, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, तो स्पीड कांस्टेंट होगी, मतलब ए टी आपका 0 होगा, ये मेन पॉइंट है इसका, ठीक है। ए टी अगर 0 होगा तो ए टी की वैल्यू क्या होती थी, आर अल्फा या अल्फा क्रॉस आर वेक्टर से। तो अगर ए टी 0 है तो अल्फा भी 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रेडियस आपका 0 नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0 है, अगर अल्फा 0 है तो ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें आपका स्पीड कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, और अल्फा 0 है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0 है, तभी स्पीड कांस्टेंट आ रही है। इसको आप फ्लो डाउन ऐसे समझो, ए वेक्टर फॉर्म में लेने का कोई मतलब नहीं, ए टी 0 है, इससे इम्प्लाई कर रहा है अल्फा, इससे इम्प्लाई करता है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, v मतलब स्पीड, ठीक है। ए टी 0 है, इससे इम्प्लाई करेगा अल्फा इक्वल टू 0, और इससे इम्प्लाई करेगा ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एक से बाकी 3 रिलेशन आ जाते हैं।
अच्छा, स्पीड कांस्टेंट है पर क्या वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो रही होगी, डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो मैग्नीट्यूड आपका ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। याद करिए AT ही होता है dv/dt, ठीक है। AT क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा जिस रेट से स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इस तरह घुमा फिरा के देके, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि AT भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। तो AT जीरो हो गया। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो आपको dv/dt का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल आपका जीरो है तो ये इक्वल टू सेंट्रीपिटल हो जाएगा सिर्फ, और उसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू v²/r। तो इसमें नेट एक्सेलरेशन एक रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और अल्फा जीरो होता है, बाकी v और ओमेगा कांस्टेंट हो जाते हैं। एक्सेलरेशन नेट आपका रेडियली इनवर्ड लग रहा होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी ए नेट की, ठीक है। ए नेट आपका इधर ही लगेगा और इसकी वैल्यू होगी AC के बराबर, ठीक है, सेंट्रीपिटल के बराबर। AT आपका जीरो हो गया है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जहां पर AT आपका नॉन जीरो होगा। तो अगर AT नॉन जीरो होगा तो V आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। V कांस्टेंट नहीं होगा तो ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि AT नॉन जीरो है तो अल्फा भी नॉन जीरो है, ठीक है। इससे ये आएगा, तो अल्फा नॉन जीरो है तो ओमेगा आपका कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें अल्फा हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। मतलब अल्फा भी क्वेश्चन में अगर आपसे इन केस पूछ ले, पर ऐसा सिलेबस में है नहीं, पर बेसिकली आप लोग अल्फा कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो क्या क्या हमने देखा कि AT नॉट इक्वल टू जीरो है और अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है। तो AT नॉट इक्वल जीरो होगा तो V कांस्टेंट हो जाएगा, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, ओमेगा चेंज होगा टाइम के साथ। अल्फा कांस्टेंट लेते हैं हम लोग अपने एनालिसिस के लिए, मतलब एक एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा इस बार और डायरेक्शन भी चेंज होगी। ए टेंजेंशियल क्या होता है? जिस रेट से स्पीड चेंज हो रही होती है, और उसको अल्फा आर बोला गया है। वेक्टर फॉर्म में क्या था? दैट वाज अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर या v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में क्या था? ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, दो कंपोनेंट हो गए इस बार, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, ठीक है। सेंट्रीपिटल की वैल्यू अल्फा आर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर है, और इसकी वैल्यू अल्फा आर है। तो वही दोनों मैंने दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए, दैट इज योर नेट एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर बनाने के लिए इधर की तरफ AT आएगा और इधर की तरफ AC आएगा, तो ये कुछ A नेट हो जाएगा, ठीक है। A नेट कुछ रिजल्टेंट इधर आएगा। A नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस विल बी योर A नेट, ओके। अब बेसिकली काइनेमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे लीनियर मोशन हमने पढ़ा था एकदम एग्जैक्टली सेम वैसा ही है, बस इस बार वेरिएबल्स आपके चेंज हो जाएंगे। पहले हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते थे, अब हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन ले लेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक। अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट, ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। WF हो जाएगा WI प्लस अल्फा टी, ठीक है। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ठीक। ये फाइनल एंगुलर स्पीड है, और ये इनिशियल एंगुलर स्पीड है। माइंड यू अभी सब हम लोग स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं। तो AT की वैल्यू होती थी आर अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी AT/r, इसको यहाँ मैंने पुट करूँगा। ओमेगा की वैल्यू V/r से सब सब्सटीट्यूट करूँगा,
और ओमेगा इनिशियल की जगह यू ले लूँगा। यू मेरी इनिशियल स्पीड होती है, ये सब आप लोग लीनियर मोशन से पढ़े हुए हैं। वी फाइनल स्पीड, तो ओमेगा को वी बाई आर लिखते हैं, तो ओमेगा फाइनल को फाइनल स्पीड बाई आर, ओमेगा इनिशियल को इनिशियल स्पीड बाई आर। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दीजिए। तो ओमेगा फाइनल बन जाएगा वी बाई आर, ओमेगा इनिशियल बन जाएगा यू बाई आर, और अल्फा हो जाएगा ए टेंजेंशियल अपॉन आर। ठीक है, ये मैं यहाँ से लिखा, टाइम को टी ऐसे ही रहने दीजिए। आर 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 कैंसिल करेंगे तो फिर से ये बन जाएगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए जो आएगा दैट इज टेंजेंशियल, नॉट ए नेट। ठीक है, ए नेट नहीं होगा बल्कि ए टेंजेंशियल होगा। बस यही इसको आपको समझाने का मकसद था कि जब आपसे लीनियर चीज़ें कैलकुलेट कराएंगे तो आप लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि वही स्पीड चेंज कर रहा है, रेडियल वाला नहीं ले लेंगे। ठीक है, बाकी ओमेगा के लिए तो आप अल्फा यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड we have to use tangential acceleration। ठीक है, एंड नॉट नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि जो उसके डायरेक्शन के अलोंग होगा वही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। ठीक है, तो टेंजेंशियली v के अलोंग होता है। अब ये काइनेमेटिक्स की एनालॉजी है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं क्या होता है। एक एक लाइन में आप समझोगे। आप देखो, लीनियर में हम लोग क्या बोलते थे, s को डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट, v को वेलोसिटी फाइनल बोलते थे, या जनरली v को वेलोसिटी बोलते थे, और क्या होता था हमारा, a को एक्सीलरेशन बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, तो एंगुलर वाले टर्म्स में ओमेगा हो जाएगा, थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ओमेगा हो जाएगा एंगुलर स्पीड, और अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, इसी के पैरेलल सिर्फ s की जगह थीटा रिप्लेस कर दीजिए, तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी है, तो ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, तो अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। एक का दूसरा फॉर्म होता था v डी वी बाई डी एस, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, सिंपली बस आपको क्या करना है, s को रिप्लेस करना है थीटा से, v को रिप्लेस करना है ओमेगा से, और a को रिप्लेस करना है अल्फा से। ये आपको बस याद होना चाहिए तीन, और एग्जैक्टली डिट्टो सारे रिलेशन होल्ड करेंगे इसमें भी। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या होगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टाइम्स टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बाकी रिलेशंस लिख सकते हो, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, या थीटा भी लिख सकते हो आप, फर्क नहीं पड़ता उससे। डेल्टा थीटा मतलब एस की जगह आएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह। तो आई एम श्योर ये सारे पे मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये आप इजीली कर लेना, इस पे सेम ही चीज़ होगा। एक दो एग्जांपल करा देता हूँ मैं, बेसिकली आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप अगर ये समझे हुए हैं तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं फिर भी आसान से। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल सच दैट स्पीड इज गिवन बाई v इज इक्वल टू टी। कह रहे हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालिए और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं, क्या होता है वो, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पर हमें क्या दिया है, वी दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आर रेडियस आपको मान लो, यहाँ पर रेडियस इज आर। ठीक है, सर्कल का रेडियस आर मान लो। ठीक,
फिर कह रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT पूछ रहे हैं। तो AT की वैल्यू क्या होती थी, dv/dt, जिस रेट से स्पीड चेंज हो रही होगी। ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1। AT की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब मेरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और रेडियल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो मेरा ए नेट कितना होगा, √AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा T⁴/r² प्लस 1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा ए नेट हो जाएगा, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ सकते हैं कि भाई ये मेरा सेंट्रीपिटल है, ये मेरा टेंजेंशियल है, ये मेरा ए नेट है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कितना एंगल बना रहा है किसी के साथ, ये निकालो। तो ये भी आप इजीली निकाल सकते हैं, tan लेके AC/tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा AC/AT, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आप कर पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाई, अब v = √t दे दिया है, ठीक। तो ये बेसिकली काइनेमेटिक्स का सवाल है, आप देख पा रहे होंगे कि पूछ रहे हैं एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल एट अ टाइम t, मतलब थीटा निकालना है या डेल्टा थीटा, ठीक है। किसी भी v एज अ फंक्शन ऑफ t दे दिया है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा निकालना है, और फिर बोलना है कि किस टाइम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे इसे। पहले हम लोग निकालते हैं कि v = √t दिया है, तो u हो जाएगा आपका इनिशियल स्पीड 0, ठीक है। v = √t होगा किसी टाइम t पे, एट टाइम t, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं एंगल कवर्ड, ओके, ठीक है। तो डेल्टा थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, ओमेगा इनिशियल टाइम्स t प्लस हाफ अल्फा t का स्क्वायर, ठीक है। और भी क्या होता था, डेल्टा थीटा, एक आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। आप चाहो तो ये यूज़ करो, चाहो तो ये यूज़ करो, चलो हम लोग पहला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद करिए ओमेगा इनिशियल की वैल्यू होगी u/r 0, ओमेगा फाइनल की वैल्यू हो जाएगी v/r, तो √t/r हो जाएगी। और क्या चाहिए हमें, अल्फ़ा चाहिए, टाइम हमें दिया हुआ है, किसी टाइम t पे निकालना है, ठीक है। अल्फ़ा हमें नहीं मालूम है, तो अल्फ़ा कैसे होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों एक्सेलरेशंस निकालेंगे, ठीक है। v = √t दिया हुआ है, a टेंजेंशियल आ जाएगा आपका dv/dt, तो 1/2 t की पावर, ये हो जाएगा 1/2 √t, नीचे चला जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल क्या होगा, v²/r, तो t/r हो जाएगा, ठीक है। अब AT की वैल्यू होती है r अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हो जाएगा AT/r, तो 1/2 r √t, ये मेरा अल्फ़ा हो गया, ठीक है। इसी अल्फ़ा को उठा के वहाँ पे रख दीजिए इस वाले रिलेशन में, तो डेल्टा थीटा हो जाएगा 0t प्लस हाफ 1/2 r √t t का स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 r t की पावर 2 - 1/2 कितना हो जाएगा
3/2, ये मेरा डेल्टा थीटा हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, अल्फा, अल्फा की वैल्यू मैंने ये निकाल दी। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं टाइम एट विच टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन बराबर हो। व्हाट इज टेंजेंशियल, 1/√2t, तो 1/2√t इज इक्वल टू t/r। किस मोमेंट पे बराबर हो रहा है देख लेते हैं। तो क्या करो, आप टाइम को एक तरफ ले लो, t की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, r/2, तो t की वैल्यू हो जाएगी r/2 की पावर 2/3। ठीक है, ये बेसिक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप श्योर समझ पा रहे होगे कैसे इसको अप्रोच करते हैं। क्योंकि आपको वेलोसिटी दिया है टाइम के फंक्शन में, तो आप क्या करो, सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो dv/dt से, और सेंट्रीपिटल निकालो t/r से। जब आपके दोनों टर्म्स आ जाएंगे तो आप इजीली ओमेगा एंड अल्फा निकाल सकते हो। सेंट्रीपिटल को लिख लो आप ओमेगा स्क्वायर r, तो अगर आपसे ओमेगा पूछता तो आप ओमेगा निकाल देते कैसे, √AC/r से। ठीक है, आपसे यहाँ अल्फा पूछा है तो अल्फा आप निकाल दो AT/r से, तो ये निकल जाएगा। ओमेगा पूछता तो AC/r, तो जो आपसे पूछा उसके बाद आपसे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करा दिया इन्होंने, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सो उससे आप डेल्टा थीटा निकाल सकते हो। जो भी पूछेगा आप अकॉर्डिंगली लीनियर वाला एनालॉजी लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जब कोई सर्कल पे ही चल रहा होता है। ठीक है, जब पार्टिकल सर्कल पे चल रहा होता है तो जो उसका रेडियस होता है उसी को बोलते हैं उस कर्वेचर का रेडियस। पर क्या होगा, आप जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सर्कल पे चल रहा हो, किसी कर्व पाथ पे चल रहा हो, तो जिस मोमेंट पे जिस कर्व पाथ पे चल रहा है उस कर्व पाथ का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर बन रहा होगा और सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस मतलब कि जो रेडियस हो रहा होगा उसी को बोलते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी कर्व पाथ का जिगजैग पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता जाएगा, डिपेंड करेगा कि उस समय बॉडी कहाँ पर है, पार्टिकल कहाँ पर है। तो इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन होता है पाथ का, कि जिस समय पार्टिकल जहाँ पर है उसको एक सर्कल मान लीजिए पूरा, उस अगर उसको कंप्लीट कर दें तो जो रेडियस आएगा दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी शुरुआत मैंने की है कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कर्व दे दिया तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ यूँ डिफाइन करते थे, 1 + dy/dx स्क्वायर 3/2/dx²। पर इसका ज़्यादा काम नहीं आने वाला है अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन में यही पूछ लिया। ठीक है, तो ट्राई टू मेमोराइज इट कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स दे दिया और आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बट बेसिक हमें फिजिक्स में समझना है कि क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब आप राइट साइड वाले फिगर में देखिए। ठीक है, मैंने कहा कि कुछ यूँ जिगजैग कर्व बना हुआ है, तो किसी मोमेंट पे पार्टिकल सपोज करिए यहाँ है, ये जो इंस्टेंटेनियस कर्व आपको दिख रहा है छोटा सा, इसी को सर्कल मानते हुए पूरा कंप्लीट कर दो, तो जो इसका रेडियस होगा दैट विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आई एम श्योर मैंने इसकी डेफिनेशन कहीं लिखी है कि नहीं। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूँ। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आरसी से हम लोग डिनोट करेंगे, ऑफ कर्वेचर, या यहाँ पर लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर is the radius of instantaneous circle formed by extrapolating the curve। ठीक है, इंस्टेंटेनियस कर्व
मतलब कि इस छोटे से पार्ट पे जहाँ पे पार्टिकल है उस कर्व को एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए पूरे सर्कल में, तो जो सर्कल का रेडियस बनेगा दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, इट चेंजेस विथ कर्व। ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। तो अब फिर से आते हैं वापस से फिगर में, एक्सीलरेशन के टर्म्स में इसको बेसिकली पढ़ा जाता है। तो किसी भी मोमेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट के लॉन्ग यूं दिखाया है मैंने। एक्सीलरेशन नेट आपको ऐसे दिख रहा है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट किया, पैरेलल वाले कंपोनेंट को बोला AT और रेडियल वाले कंपोनेंट को या तो A परपेंडिकुलर या A रेडियल या A सेंट्रीपिटल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो A पैरेलल या AT इंक्रीज करता है स्पीड। ठीक है, और रेडियल वाला कंपोनेंट क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट याद रखिएगा, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। उसके तीन नाम है, रेडियल, सेंट्रीपिटल या परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू होती है v² अपॉन r। तो जो ये r डिफाइन होता है दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, फॉर्मूला मैथमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ से हमें r अगर निकालना हो तो दैट इज v² अपॉन a परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला कि RC इज इक्वल टू v² अपॉन a परपेंडिकुलर, या इसको बोलो v² अपॉन a सेंट्रीपिटल, या इसको बोलो v² अपॉन a रेडियल, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको एक्सीलरेशन का कंपोनेंट निकालना है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, एंड यू डिवाइड v² बाई a परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका टेक अवे ये है कि डिवाइड v बाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि हमने इस सर्कल का एक्सीलरेशन निकाल लिया, सेंट्रीपिटल वाला इंस्टेंटेनियस सर्कल का, और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज v² बाई r। ठीक है, और इसी r को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि ये कर्व के लॉन्ग चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो RC से डिनोट किया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, एंड दैट इज v² अपॉन a परपेंडिकुलर। a परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, टू दी वेलोसिटी, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है। एक बार देख लीजिए आप लोग इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो अब इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो अब इसको सीधे नहीं जाना है, हम मैथमेटिकली जो अभी हमने निकाला हम उसी से करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, v² अपॉन a परपेंडिकुलर। ये मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, अब आप देखिए जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसका मतलब a नेट आपका v के अलोंग है, a नेट आपका v के अलोंग है, मतलब a परपेंडिकुलर आपका 0 होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि a नेट और v सेम अलोंग होंगे, तभी वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो इसमें आप पुट कर दो v² अपॉन 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इन अ प्रोजेक्टाइल फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्स हाइट। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन सिर्फ ये होता है कि मैक्स हाइट पे जाके वेलोसिटी आपको पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, एंड दैट इज योर u cos थीटा। तो क्योंकि ये पैरेलल होती है तो एक दिमाग में तुरंत आता है कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप देखो यहाँ पर एक a परपेंडिकुलर होगा एंड दैट इज योर g। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट तब होगा जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होगा। ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, इस मोमेंट पे वेलोसिटी पैरेलल है पर तुरंत चेंज हो जाएगी वो। ठीक है, तो
v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होगी यहाँ पर वेलोसिटी, a परपेंडिकुलर आपका g होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g। दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली पहले आप v निकालो, फिर देखो क्वेश्चन में क्या a परपेंडिकुलर जीरो है कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो आप सिंपली इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने लिया है कि अभी तक तो हमने देखा कि हमें एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी के, और सिंपली v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। सपोज करिए वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, दोनों चीज़ें वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, तब कैसे निकालेंगे? तो आपको वेक्टर का लेक्चर पहले याद करना होगा पीछे जाके, कि जब दो वेक्टर्स दिए होते थे तो एक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम कैसे निकालते थे, वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग। तो हेडिंग है अपनी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर आर गिवन। ठीक है, तो ये मैंने वेक्टर वाले लेक्चर से लिया एग्जैक्टली। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। आपको ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है जो कि बी के परपेंडिकुलर हो, तो हमें क्यू निकालने में इंटरेस्ट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। ठीक है, तो P होता था हमारा कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी और Q होता था कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, P है आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B और Q है आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। ठीक है, ये हमने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रिकॉल फ्रॉम वेक्टर्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। क्या फॉर्मूला था P का? A डॉट बी टाइम्स वेक्टर बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, ये P का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ P पूछेगा तो आप सिंपली इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये आ जाएगा P का मैग्नीट्यूड। जब P का मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो आपको Q का मैग्नीट्यूड निकालना है, इस रिलेशन से आप वो भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें यही तो निकालना था। अगर एक्सीलरेशन आपका ऐसे दिया है, वेलोसिटी ऐसे दी हुई है, तो एक्सीलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट Q का मैग्नीट्यूड ही तो होगा। तो बेसिकली हमें यही अप्रोच फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसको क्लियर। Q का मैग्नीट्यूड अगर आपको आ जाएगा तो आपको क्या निकालना होता है? मॉड B का स्क्वायर अपॉन Q परपेंडिकुलर, यही है। V स्क्वायर अपॉन A परपेंडिकुलर आपसे इसी फॉर्म में क्वेश्चन में दिया हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी को B समझ लीजिए और एक्सीलरेशन को A वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करेंगे। तो आपको बस पता होना चाहिए कि हमें इसमें A का कंपोनेंट करना है P और Q में। सबसे पहले P का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए एंड देन Q का मैग्नीट्यूड आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे किया है। देखो, वेलोसिटी वेक्टर दिया है v1i प्लस v2j, एक्सीलरेशन वेक्टर दिया है a1i प्लस a2j। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए पैरेलल निकालूंगा, जो अब पीछे वेक्टर P निकाला था। P वॉज माई ए पैरेलल। अब यहाँ पर मैं फिर से बना देता हूँ वही चीज़ें। दिस इज माई वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज माई एक्सीलरेशन वेक्टर। तो ये मेरा वेक्टर P हो गया और ये मेरा वेक्टर Q हो गया। ठीक है, तो A पैरेलल क्या होगा मेरा? P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा पीछे वाले फॉर्मूले से, देखो यही फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, A डॉट V अपॉन मॉड V। ठीक है, तो A डॉट V अपॉन मॉड V, यहाँ पर B रिप्लेस हो रहा है वेक्टर V से और A रिप्लेस हो रहा है वेक्टर A से। ठीक है, ये जिसका कंपोनेंट करना है हमें एक्सीलरेशन का कंपोनेंट करना है, याद रखिएगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं करना है। तो हम ये वाला वेक्टर एक्सीलरेशन वेक्टर लिए हैं। ठीक है, तो हमें पहले सबसे पहले P निकालना है, P का मैग्नीट्यूड। तो A पैरेलल का मैग्नीट्यूड आ जाएगा A डॉट V अपॉन मॉड V। कितना हो जाएगा ये? A1 V1 प्लस A2 V2 अपॉन अंडर रूट
v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, अब ए परपेंडिकुलर क्या होता है जो हमें निकालना है, q का मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए पैरेलल का स्क्वायर। तो ये आप इजीली निकालो, कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a1 v1 प्लस a2 v2 का स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना और जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, मैं इसका मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा हूँ। देखो a1 स्क्वायर v1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, a1 स्क्वायर v1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कुछ a1 v2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2 v1 v2। ठीक है, अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, क्या इसको फर्दर किसी उसमें लिखा जा सकता है? श्योर लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा a1 v2 माइनस a2 v1 का स्क्वायर अपॉन v1 प्लस v2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, RC हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं इसको निकालूंगा, अभी मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ए परपेंडिकुलर को। ए परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा a1 v2 माइनस a2 v1 अपॉन अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। देखो एक चीज़ देखो, इसको a1 v2 माइनस a2 v1 का स्क्वायर लिखो या a2 v1 माइनस a1 v2 लिखो, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर क्योंकि लगा रहे हैं हम। ठीक है, a माइनस ये टर्म आया, इसको a माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं या b माइनस ए का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। तो अब आ जाएगा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज v स्क्वायर अपॉन कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट इज v स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो मॉड a1 v2 माइनस a2 v1 डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑल इन ऑल रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा आपका v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन मॉड ऑफ a1 v2 माइनस a2 v1। ठीक है, ये आपका लंबा सा आंसर आ जाएगा। ये सारी मैथमेटिक्स थी, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। कहाँ ध्यान देना है आपको कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपोनेंट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग ए परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करके P का मैग्नीट्यूड निकालेंगे पैरेलल वाले कंपोनेंट का। जब पैरेलल वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस पाइथागोरस थ्योरम से ए पैरेलल का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपने वेक्टर वाला लेक्चर देखा है, नहीं देखा है तो वापस जाके देख लीजिए कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर एंड अलोंग। ठीक है, तो P का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ए डॉट बी अपॉन मॉड। ठीक है, बाकी आप धड़ाधड़ सारी चीज़ें निकाल लो उससे। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आया तो फिर से जाके वेक्टर वाला ये डेरिवेशन देख लेना इसका, और उसी का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में एक्सीलरेशन वेक्टर देंगे, कुछ वेलोसिटी वेक्टर देंगे और बोलेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। तो आप क्या करना, पहले पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकालना, फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला एक्सीलरेशन निकालना, देन v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। ठीक है।
बाकी मैथमेटिक्स है वो आप ऑब्वियसली कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। गिवन अ प्रोजेक्टाइल विथ इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन इट मेक्स फाई विथ हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल से फाई बना रहा होगा तो क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अपना क्या फंडा है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। तो इस मोमेंट पे जब फाई बना रहा है तो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन अ प्रोजेक्टाइल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, u cos थीटा इज इक्वल टू वी cos फाई। तो v मेरा हो जाएगा u cos थीटा अपॉन cos फाई। ठीक है, यहाँ से मेरा v आ गया, तो एक टर्म तो मेरा निकल गया। a परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें थोड़ा ज्योमेट्री यूज़ करनी होगी। देखो ये g लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, ये मेरा v है ऐसे, और ये मेरा g है ऐसे। तो हमें ये वाला कंपोनेंट निकालना है जो v से परपेंडिकुलर है। तो अगर सपोज करिए ये वाला एंगल फाई है हॉरिजॉन्टल से, तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा और ये आपका फिर से फाई हो जाएगा। ठीक है, तो g और a परपेंडिकुलर के बीच का एंगल फाई हो गया। तो व्हाट इज a परपेंडिकुलर, g cos फाई। ठीक है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज g cos फाई। तो रेडियस हो जाएगा v स्क्वायर बाई a परपेंडिकुलर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर फाई होल अपॉन जी कॉस फाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यूब फाई। ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल। आज के लेक्चर में एक्सेलरेशन कवर किया हमने, सेंट्रीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन देखा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखा, देन आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर समझाया, वेक्टर का रिकॉल किया कि दो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करके देखा। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय।